हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर्स आप देख चुके हैं। हम अभी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें यूनिट का डिस्कशन हो गया है। मैंने आपको बताया था कि एसआई सिस्टम कैसे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को फिक्स करता है, इंटरनेशनली एग्रीमेंट के थ्रू फिक्स करता है, और हम सभी को उस यूनिट्स को मानना पड़ता है ना। तो यूनिट के बाद हमने डायमेंशन का शुरुआत कर दिया। तो डायमेंशन में क्या रिप्रेजेंट किया, कैसे रिप्रेजेंट किया, बस डायमेंशन में जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनको सिंबलिक फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। ओके, दिस इज ऑल्सो एज पर एसआई सिस्टम। हम मास को एम में रिप्रेजेंट किए, लेंथ को एल में रिप्रेजेंट किए, टाइम को कैपिटल टी में रिप्रेजेंट किए, करेंट को कैपिटल आई में रिप्रेजेंट किए। इस तरीके से हमने सिंबलिक फॉर्म एक्सप्रेस किया, और जो डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है ना उनको एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, उस सिंबलिक फॉर्म एक्सप्रेस किया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज डायमेंशनल एनालिसिस। पिछले क्लासेस में डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं होगा, वो था सेकंड लेक्चर, है ना। तो अगर आपने सेकंड लेक्चर देखा नहीं होगा तो जरूर उसको सबसे पहले देख लीजिए। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने यूनिट का डिस्कशन किया, सेकंड लेक्चर में डायमेंशन का डिस्कस किया, और आज है थर्ड लेक्चर। तो इस चैप्टर का जो थर्ड लेक्चर है, इस लेक्चर में आपको चांस मिलेगा क्या पढ़ने के लिए, यस, यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स लिमिटेशन। फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस के यूज क्या है, क्या यूज है ना। ठीक है, वैसे मैं तीनों यूज लिख चुका हूं, क्या क्या किस किस तरीके से हम यूज करते हैं। जैसे कि आपको देख रहा है ना, फर्स्ट यूजेस क्या है, फर्स्ट यूजेस से होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन। हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन, मैं आपको बताऊंगा। सेकेंड यूजेस से कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, जैसे कि आप यूनिट्स को एक सिस्टम से और एक सिस्टम को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप डायमेंशनल मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच का जो रिलेशन है उसको हम डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। ठीक है, तो ये तीनों जो है यूजेस से डायमेंशनल मेथड के। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट यूजेस से होमोजेनिटी, फर्स्ट यूजेस से होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, उसको एक्सप्लेन करने से पहले मुझे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आप ये क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको पूछ रहा हूं कि 7 मीटर प्लस 2 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच, ये मेरा क्वेश्चन है। मैं आपको पूछ रहा हूं कि बेटा बताइए कि 7 मीटर को 2 केजी में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। ये मैं क्या पूछ रहा हूं, है ना। आप बोलेंगे अरे सर क्या पूछ रहे हैं, 7 मीटर को 2 केजी में कैसे ऐड कर सकते हैं। यस, आप सही सोच रहे हैं, 7 मीटर 2 केजी में ऐड नहीं हो सकता। ऐड होने के लिए, सब्ट्रैक्ट होने के लिए, है ना, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो, मैं इसे 7 मीटर माइनस 2 केजी ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, नहीं। ये सब चीजें क्या है, गलत है। एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए जो टर्म्स है ना, जैसे कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है ना, ये एक टर्म है, तो सारे टर्म के जो डायमेंशन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट मीन्स अगर ये लेंथ है तो ये भी क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लेंथ को ये क्या है, मास है, लेंथ को मास में आप ऐड कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। लेंथ लेंथ से ऐड होगा, मास मास के साथ ऐड होगा, या मास से मास क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए टर्म्स जो है उनका डायमेंशन सेम होना जरूरी है। ओके, समझ पा रहे हैं, यस। तो उस चीज को ही फर्स्ट यूजेस एक्सप्रेस करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो इसको हम थोड़ा सा ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको ध्यान में क्या आ रहा है कि इन एन इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, इन एन इक्वेशन क्या होना चाहिए, है ना। इन एन इक्वेशन ऑल द टर्म्स क्या होना चाहिए, मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। इन एन इक्वेशन ऑल द टर्म्स मस्ट हैव सेम डायमेंशंस, तभी उसको हम करेक्ट इक्वेशन बोलेंगे। तो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का ये मतलब है, ये जो लिखा गया है ना, तो इसका मीनिंग ये है। सो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन मींस इन एन इक्वेशन ऑल द टर्म्स मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे। अभी रिसेंटली आप स्कूल में जब आप मोशन पढ़ रहे थे तो आपने इक्वेशन जरूर पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल का बात करूं, समझ में लिखा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, मैं जानबूझ के इसको ले रहा हूं बिकॉज आप इसके साथ फैमिलियर है। यहाँ पे s क्या है, s है डिस्प्लेसमेंट, u है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम, a क्या है एक्सेलरेशन। हाफ तो एक नंबर है ना।
क्या नंबर का कोई डायमेंशन होता है? नहीं, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए उसके बारे में आप सोचिए मत। अभी वन बाय वन हम देखते हैं। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डायमेंशन क्या होगा? एल की पावर 1 होगा। चलिए दूसरा टर्म। अच्छा, पहली बात है, इस इक्वेशन में कितने टर्म्स है? इस इक्वेशन में कितने टर्म्स है? कई बार बच्चे वहां भी कंफ्यूज होते हैं। टर्म समझ पा रहे हो? यहाँ पे 3 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तीनों टर्म है। आप ये क्या हाफ ए टी स्क्वायर एक ही टर्म मानोगे ना? जो मल्टीप्लाई होते हैं, जब क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होते हैं या क्वांटिटीज डिवाइड होते हैं, उसमें एक टर्म होता, उसको अलग अलग मत सोचना। समझ पा रहे हैं? जो टर्म्स है वो अलग अलग कैसे होते हैं? एडिशन से या तो सब्ट्रैक्शन से अलग होते हैं। इसलिए ये एक टर्म और ये एक टर्म, टोटल 3 टर्म है, इससे ज्यादा नहीं है। कंफ्यूज मत होना। सो फर्स्ट टर्म का डायमेंशन क्या है? L1 है। चलिए सेकंड टर्म का डायमेंशन क्या है? यू मतलब क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, वो इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, कोई भी वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सभी के डायमेंशन क्या आएगा? सेम आएगा। यस। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी का है L1t-1। ओके, L1t-1 ये वेलोसिटी का है। इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा? ये कट गया है, सो दिस विल बी L की पावर 1। तो जो सेकंड टर्म है उसका डायमेंशन भी सेम मिल गया है। चलिए थर्ड टर्म हाफ ए टी स्क्वायर, उसके डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? हाफ तो डायमेंशनलेस है, उसको भूल जाइए। ए है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? L1t-2। अब धीरे धीरे आपको ध्यान में आ गया होगा, है ना? L1t-2, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं टी स्क्वायर में, बिकॉज टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ है, इससे भी आपको क्या मिला? L1 मिला। सो ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म का डायमेंशन L1, सेकेंड टर्म का डायमेंशन L1, थर्ड टर्म का डायमेंशन L की पावर 1। इसका मतलब क्या है? जितने भी टर्म्स है, एवरी टर्म्स का डायमेंशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो यही है। सो दिस इज कॉल्ड एज होमोजेनिटी इन डायमेंशंस इन एन इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, कई बार ना बच्चों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि कुछ लिमिटेशंस भी है। जब हम डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी आपको ध्यान में आएगा, है ना? क्या आप कुछ लिमिटेशन ध्यान में आ रहा है? देखो बेटा कि S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये क्या है? एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। करेक्ट इक्वेशन है, यस। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। अगर एक बच्चा उसने हाफ भूल गया, उसने लिखा S इज इक्वल टू यूटी प्लस ए टी स्क्वायर, वो बच्चा इस इक्वेशन को रट लिया था और उसने हाफ को भूल गया, उसने ऐसे लिख दिया, है ना? S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो उसमें क्या होगा? अगर उसने ऐसे लिखा, यहां पर भी सबके डायमेंशन क्या आएंगे? सेम आएंगे, बिकॉज हाफ का तो डायमेंशन होता नहीं है ना? तो सोचिए, ये भी L1 आएगा, ये भी L1 आएगा, ये भी L1 आएगा, बिकॉज हाफ का डायमेंशन नहीं है, नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो बच्चा ये बोलेगा कि अगर मैं S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ना लेके खाली ए टी स्क्वायर लिखता हूं, ये तो डायमेंशनली करेक्ट है। देखिए ध्यान दीजिए, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है और ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि यहां पर भी सभी टर्म के डायमेंशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। जैसे कि आपको फर्स्ट यूजेस में दिख रहा है, होमोजेनिटी क्या बता रहा है कि सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, यह सेम हो गया, तो ये भी करेक्टेड इक्वेशन है, ये भी करेक्टेड इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या? इससे आपको क्या समझ में आया? यस, इससे आपको ये समझ में आया कि जो हाफ है, आई मीन जो मैग्नीट्यूड पार्ट है, उसके यहाँ पे कुछ रोल नहीं है ना, रोल नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है कि कोई भी डायमेंशनली करेक्टेड इक्वेशन करेक्ट होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर डायमेंशनली करेक्टेड इक्वेशन। डायमेंशनली करेक्टेड बोलना और खाली करेक्टेड इक्वेशन बोलना, दोनों में डिफरेंस है। अब समझिए बात को, डायमेंशनली ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, डायमेंशनली ये इक्वेशन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट करेक्टेड इक्वेशन कौन है? एक्चुअली इक्वेशन कौन है? ये है ना, ये है ना, यस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो गया है तो जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअली इक्वेशन होगा, एक्चुअली करेक्ट इक्वेशन होगा, है ना? तो इसको हम एक स्टेटमेंट पे लिख लेना चाहिए। इस चीज को ध्यान में देते हुए हम क्या लिख सकते हैं? देखो हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर, यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिला कि देयरफॉर dimensionally corrected
equation, dimensionally corrected equation may be correct, may be correct लिखा, must be नहीं लिखा, dimensionally corrected equation may be correct, है ना? So इसको आप ध्यान में रखिए, इसको थोड़ा नोट करके ध्यान में रखना कि कोई भी इक्वेशन अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है, जरूरी नहीं कि करेक्ट होगा, बट डायमेंशनली जो रॉन्ग है वो हमेशा रॉन्ग होगा, है ना? तो इसके साथ ही मुझे लिखना पड़ेगा बट क्या लिखूंगा? बट डायमेंशनली wrong equation, dimensionally wrong equation must be wrong. ये चीज को ध्यान में रखिए, यहां पे मे भी लिखा और यहां पे मस्ट भी लिखा, तो जो डायमेंशनली करेक्टेड इक्वेशन है वो मे भी करेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जो डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन है वो हमेशा क्या होगा? रॉन्ग होगा. ओके, तो इस चीज को आप नोट डाउन जरूर कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए. सो डायमेंशनल एनालिसिस का जो फर्स्ट यूजेस है वो आपको ध्यान में आ चुका है. ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए, आगे के लिए हम इसको यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे. ओके, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से. नेक्स्ट क्या है कि कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, है ना? हम यूनिट को कैसे कन्वर्सन कर सकते हैं एक सिस्टम से और एक सिस्टम को. चलिए, फर्स्ट यूजेस तो आपके ध्यान में आ गया, इसको चलिए मिटा लेते हैं. सो फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट यूजेस आपको ध्यान में आ गया है. हम कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसमें ये सारे यूजेस आपको देखने को मिलेगा. ओके, एप्लीकेशन के थ्रू आपका ये सारी चीजें और भी क्लियर होगा. ठीक है ना? चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स. यूनिट को हम कैसे कन्वर्सन कर सकते हैं, ये वाला पार्ट है ना. सो कन्वर्सन ऑफ यूनिट. ठीक है, आप जानते हैं कि आप स्कूल में पढ़ रहे थे कि 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन या 1 जूल इज 10�7, और पढ़े ना? यस, उस टाइप का है. सपोज हम कोई भी एक एग्जांपल लेके इसको डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल हम प्रेशर की बात करते हैं. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना? मतलब नीचे क्या, ऊपर क्या आएगा? फोर्स, नीचे क्या आएगा? एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया. यस, एसआई सिस्टम में प्रेशर का यूनिट का नाम पता है आपको? आप जानते हैं, स्कूल में पढ़े हैं. उसका नाम है पास्कल. पास्कल भी एक साइंटिस्ट का नाम है. ओके, तो 1 पास्कल को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 1 पास्कल को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं. यस. सो अगर एसआई सिस्टम में ये यूनिट है तो सीजीएस में क्या होगा? अगर आपको सीजीएस में कन्वर्सन करना है, मतलब सीजीएस प्रेशर, सपोज हम सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं और सीजीएस यूनिट में हम इसको क्या बोलेंगे? 1 सीजीएस प्रेशर, ऐसे लिख लेता हूं. 1 पास्कल क्या है? 1 पास्कल जो है यूनिट का नाम है किसमें? एसआई सिस्टम में. एसआई सीजीएस यूनिट में यूनिट का नाम मैंने क्या बोला? 1 सीजीएस प्रेशर, ऐसा बोल सकते हैं. ऐसे आपको दिया गया है एग्जाम्पल में कि फॉर एग्जाम्पल सीजीएस यूनिट में जो प्रेशर का यूनिट है उसका नाम क्या है? 1 सीजीएस प्रेशर. समझ पा? यस. और एसआई सिस्टम में प्रेशर का यूनिट का नाम क्या है? 1 पास्कल. ओके, सो सोचिए प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये थोड़ा देख लेते हैं ना. प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स का डायमेंशन क्या है? m1 l1 t-2 अपॉन एरिया, मतलब क्या? लेंथ का स्क्वायर. इसलिए प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या मिलेगा? प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा m1 l⁻⁻1 एंड t⁻². ये 2 जाके ऊपर -2 हो गया है ना? -2 + 1 ये हो गया -1. करेक्ट? यस, ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है. हमें डायमेंशनल एनालिसिस करना है. दैट मीन्स प्रेशर जो है वो मास का फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है, लेंथ का -1 पावर पे डिपेंड करता है, टाइम का -2 पावर पे डिपेंड करता है. ये डिपेंडेंसी को हम डायमेंशंस बोलते हैं ना. यस. सो अभी मैं क्या करूंगा,
अगर हमें रिलेशन डिड्यूस करना है, इसको आप पैरेलली नोट डाउन करते रहिए, है ना। सो प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर को पी ले लेते हैं। सो प्रेशर का डायमेंशन, कई बार ना हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं, ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट देना, मतलब हम इसका डायमेंशन को लिखना, है ना। तो प्रेशर का जो डायमेंशन है, हम इसको अभी तो मालूम पड़ गया, हम क्या लिख सकते हैं ना, फोर्स का डायमेंशन अपॉन एरिया का डायमेंशन, जो मैं वहां लिखा हूं, ये क्या आ गया, m1 l माइनस वन इंटू टी माइनस टू। ध्यान दीजिए, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिया जा रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते टाइम ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट दिया का, इसका मतलब कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला को एक्सप्रेस करने के लिए वो स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए, समझ पा रहे हैं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, एसआई सिस्टम में हमने यूनिट का नाम क्या लिखा था, एसआई सिस्टम में यूनिट का नाम लिखा था पास्कल। 1 पास्कल डिवाइडेड बाय, जो हमें चाहिए, जो हमें मालूम है वो तो न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो हमको चाहिए, सपोज आपने यहाँ पे सीजीएस लिखा, 1 सीजीएस प्रेशर, है ना। 1 सीजीएस प्रेशर क्या है, प्रेशर का यूनिट है, कौन सा सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, ऐसा बोल रहा हूं, है ना। सीजीएस यूनिट का नाम क्या लिया, हाँ ये। सो इज इक्वल टू क्या होगा, हम रेशियो कैसे निकालेंगे, है ना। देखो प्रेशर का डायमेंशन क्या है, m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2, समझ पा रहे हो ना। तो यहां पे क्या होगा, m की पावर 1, है ना, m की पावर 1। तो m की पावर 1, m क्या है, मास। तो मास का मतलब क्या है, किलोग्राम। अगर हम एसआई सिस्टम का बात करेंगे, एसआई सिस्टम यहाँ पे क्या आएगा, किलोग्राम, समझ पा रहे हो ना। तो 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, ऐसे लिख सकता हूं, यस। आप रेशियो लिख रहे हैं, तो इसलिए आपको मास का रेशियो पहले लिखना पड़ेगा। जैसे आप डायमेंशन देख रहे हैं ना, उस डायमेंशन को ध्यान देते हुए आप रेशियो को लिख दीजिए। आप समझ पा रहे हो, यस। तो पास्कल जब हमने बात किया था, पास्कल कौन सा सिस्टम है, एसआई सिस्टम में, और एसआई सिस्टम में मास को क्या लिखेंगे, किलोग्राम, पता है ना नहीं। और सीजीएस में क्या बोलते हैं, ग्राम। तो उसकी पावर क्या है, उसकी पावर 1 है, करेक्ट। तो मास को आपने रेशियो में एक्सप्रेस किया, लेंथ को भी रेशियो में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। लेंथ क्या है, 1 मीटर, 1 मीटर बाय 1 क्या, सीजीएस में सेंटीमीटर की पावर क्या है, -1। देखिए कैसे लिखा जा रहा है। तो पहले आपको जिस फिजिकल क्वांटिटी का बात किया जा रहा है, उसका जो है, या जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को आप कन्वर्सन करना चाहते हैं, आपको ध्यान में आ रहा है, स्टेप्स पता चल रहा है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट को आपको कन्वर्सन करना चाहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालिए। जैसे कि हमने इसका डायमेंशन निकाल दिया, उसके बाद एक सिस्टम में उसका यूनिट क्या है और एक सिस्टम में उसका यूनिट क्या है, वो लिखकर आप इसका रेशियो लीजिए। रेशियो लेने से क्या होगा, आपको इजी हो गया कैलकुलेशन के लिए। 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर, बाकी रह गया टाइम। तो टाइम तो सेकंड ही होता है ना। तो एसआई सिस्टम में भी टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, 1 सेकंड। और सीजीएस में भी टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, दोनों में ही सेकंड है। और सेकंड बाय सेकंड ये तो 1 ही हो जाएगा, है ना, यस। वो तो कट गया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे, तो आपको किलोग्राम, ग्राम, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो ये कितना हो गया, 10 की पावर 3 ग्राम बाय 1 ग्राम की पावर 1। 1 मीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर बाय क्या, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया, कट गया है, इसके पावर क्या है, -1। ये तो 1 बाय 1 1 ही हो गया। 1 की पावर कुछ भी लीजिए तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। सो ये फाइनली क्या मिल रहा है, ग्राम ग्राम कैंसिल, 10⁻3 और ये है 10 की पावर 2 की पावर -1 इंटू 10⁻2 है ना, जो कि आता है 10, करेक्ट, 10 आ गया है। सो 1 पास्कल बाय 1 सीजीएस प्रेशर इज 10। सो दिस इंप्लाइज दैट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सो दिस इंप्लाइज दैट 1 पास्कल is equal to 10 into 1 सीजीएस प्रेशर। इसका मतलब है सीजीएस सिस्टम में अगर हम प्रेशर का एक यूनिट डिफाइन करते हैं, सीजीएस सिस्टम में प्रेशर का हमने एक यूनिट डिफाइन किया है ना, ये हमारे लिए क्वेश्चन था। सीजीएस सिस्टम में जो प्रेशर का यूनिट डिफाइन हुआ उसका नाम क्या है, 1 सीजीएस प्रेशर है। एसआई में तो हमको पता था 1 पास्कल करके पता था हमको, है ना, करेक्ट। सो दैट मीन्स एसआई सिस्टम में यूनिट का नाम क्या है, एसआई सिस्टम में यूनिट का नाम ये है, मतलब तो एसआई यूनिट का नाम क्या है, पास्कल। किसका यूनिट है, प्रेशर का। और सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस प्रेशर। उनको हमने क्या क्या कन्वर्सन किया।
तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके हमने देखा कि प्रेशर का जो डायमेंशन है मास की पावर 1 है, इसलिए जब रेशियो लिया तो उसकी पावर 1 लिया। लेंथ के पावर -1, जब रेशियो लिखा की पावर -1 लिखा। टाइम का सेकंड और तो कट गया है ना। तो इस तरीके से आपको एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच में रिलेशन आ गया। तो 1 पास्कल इट्स 10 टाइम्स 1 सीजीएस प्रेशर। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब एसआई यूनिट में एसआई यूनिट जो है वो 10 टाइम्स है। एसआई यूनिट 10 टाइम्स है किससे? सीजीएस यूनिट से। एसआई यूनिट 10 टाइम्स से सीजीएस यूनिट से किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए? प्रेशर के लिए। तो इस तरीके से वी कैन कन्वर्ट द यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे कि प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है और हम उसका जो यूनिट है उसको एक सिस्टम से और एक सिस्टम को कन्वर्सन कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी सीजीएस प्रेशर इज इक्वल टू 1 पास्कल। यस, तो हाउ मेनी सीजीएस प्रेशर? 10 सीजीएस प्रेशर इज इक्वल टू 1 पास्कल, है ना। हेंस तो इस तरीके से हम यूनिट को कन्वर्सन कर सकते हैं। चलिए आखिरी लास्ट यूजेस क्या है? डिड्यूसिंग रिलेशन एमंग फिजिकल क्वांटिटीज। जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है उनके बीच के रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। अगर इसमें कुछ भी आपको डिफिकल्टीज है, कुछ डाउट्स है, तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। पर्टिकुलरली इस स्टेप को ध्यान दीजिए, पर्टिकुलरली स्टेप को। मैंने 1 पास्कल एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या है? सीजीएस प्रेशर, इनका रेशियो लिया, है ना। ये दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का हमने रेशियो लिया। दैट मीन्स 1 पास्कल बाय 1 सीजीएस प्रेशर, 1 पास्कल बाय 1 सीजीएस प्रेशर। समझ पा रहे हैं? इसका रेशियो इज इक्वल टू ये रेशियो, ये रेशियो, ये रेशियो। ये क्यों? मास क्यों? लेंथ क्यों? टाइम क्यों? क्योंकि यहाँ पे है ना, डायमेंशन में आपको दिख रहा है मास की पावर 1, लेंथ की पावर -1, टाइम की पावर -2, तभी तो पावर 1 -1 -2 लिखा जा रहा है। और क्या, बस यही तो है ना समझने का चीज है। सो हमें इन दोनों को रिलेट करना था, पास्कल को सीजीएस प्रेशर से रिलेट करना था, दैट मीन्स कन्वर्ट करना था एक सिस्टम से और एक सिस्टम को। तो हमने इस तरीके से कन्वर्सन कर दिया। एक वे है, इसको आप ध्यान में रखिए। करेक्ट? यस। चलिए थर्ड पार्ट क्या है? हम कैसे एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, कैसे हम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? यस। देखो बेटा, अभी तक मैंने आपको एक लिमिटेशन का बात किया, वो ध्यान में आया आपको? डायमेंशनल एनालिसिस का एक लिमिटेशन का बात कर चुका हूं। यस, बोला ना मैं आपको कि S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उसमें सभी टर्म का डायमेंशन सेम है। S इज इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर, उस पर भी सभी के डायमेंशन सेम है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो जरूरी नहीं है वो एक करेक्ट इक्वेशन है। यस, क्योंकि आपको मैं समझाया ना, S इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं। रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और S इज इक्वल टू यूटी प्लस एटी स्क्वायर, है ना। ये दोनों क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है, बिकॉज हाफ का डायमेंशन नहीं है। फिर भी ये करेक्ट है, ये करेक्ट इक्वेशन है और ये रॉन्ग इक्वेशन है। देखो, तो कई बार इक्वेशन रॉन्ग होते हुए भी उसमें सभी टर्म का डायमेंशन क्या आ जाता है? सेम आ जाता है। ये तो आपको सीखने को मिला ना। कई बार इक्वेशन रॉन्ग है, जैसे कि इक्वेशन राइट नहीं है, इक्वेशन रॉन्ग है, स्टिल तीनों टर्म का डायमेंशन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि सभी टर्म का डायमेंशन अगर सेम आ गया वो करेक्ट इक्वेशन हो जाएगा, आप ये नहीं बोल सकते। तो ये ना एक लिमिटेशन है, ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक लिमिटेशन है। यस, तभी तो मैं आपको नोट करके लिख के दिया ना कि जो करेक्टेड डायमेंशनल इक्वेशन है जिसमें सभी टर्म्स का डायमेंशन करेक्ट है, जरूरी नहीं वो करेक्ट होगा। उस नोट का आप जरूरी ध्यान में रखिए। चलिए लास्ट एप्लीकेशन क्या है? डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। तो इसका जो है, इसका एनालिसिस चालू कर लेते हैं। ओके, ठीक है। उसके लिए कुछ नहीं, हमें कुछ एग्जांपल लेके इसको समझना पड़ेगा, है ना। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो एग्जांपल के माध्यम से आपको इजीली मैं समझा सकता हूं। ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन का मतलब क्या है, ये तो पहले समझिए। ये आप जानते हो, अगर मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू mv, P क्या है? मोमेंटम इज इक्वल मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो है। ये एक इक्वेशन है जिसमें फोर्स, मास, एक्सेलरेशन ये सब आपस में क्या हुआ है? रिलेट हुआ है। ये इक्वेशन है जिसमें मोमेंटम, मास, वेलोसिटी आपस में रिलेट किए गए हैं। तो इस प्रकार का रिलेशन को हम डिराइव कर सकते हैं।
बोलने का मतलब ये है ना? तो कई सारे फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको दिए हैं या कोई फिजिकल सिचुएशन दिया है और उस फिजिकल सिचुएशन में कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, आप उनके बीच में जो रिलेशन है उसको डिराइव कर सकते हैं। उस मेथड से आप रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है? हम एक एग्जांपल ये लेना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी लोग पेंडुलम को जानते हैं ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पेंडुलम का हेल्प ले रहा हूँ। देखो बेटा, ये एक पेंडुलम है, ये ऑसिलेट कर रहा है। पेंडुलम का लेंथ क्या एल है? क्या बिना ग्रेविटी में पेंडुलम ऑसिलेट करेगा? थोड़ा सोचो। नहीं, बिना ग्रेविटी में कैसे ऑसिलेट करेगा? पेंडुलम का लेंथ एल है, मास एम है, और ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। पेंडुलम ऐसा ऑसिलेशन कर रहा है, इसका मास एम है, ग्रेविटी चाहिए। बिना ग्रेविटी में पेंडुलम ऑसिलेट नहीं कर सकता। और पेंडुलम का मोशन को क्या बोलते हैं? किस प्रकार का मोशन बोलते हैं? ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, क्या बोलते हैं? यस, वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे या ऑसिलेटरी मोशन। देखो, एक एक्सट्रीम से और एक एक्सट्रीम को जाएगा पेंडुलम का मोशन। मैं आपको शायद बताया था, एक एक्सट्रीम से और एक एक्सट्रीम को जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा, है ना? लास्ट क्लास बोला था। ये देखो, ऑसिलेशन पूरा हो गया, गया और वापस आया, तो एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? टाइम पीरियड को टी में डिनोट करेंगे। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इसका मतलब है टाइम टेकन टू क्या? टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इस प्रकार का मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। सो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम टेकन लग रहा है ना? सो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। सो पेंडुलम जो है, एक एक्सट्रीम से और एक एक्सट्रीम को गया और वापस आया, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो इस एग्जाम्पल से कहीं ना कहीं आपको ये रिलेट हो रहा है, आपको ये रिलेशन में आ रहा है। क्या रिलेशन में आ रहा है? कि जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। पेंडुलम का लेंथ पे डिपेंड करता है, पेंडुलम का मास पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है क्या? ऐसा हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, हमारे मन में ये सारी चीजें आ रहे हैं कि क्या टाइम पीरियड। देखो, हमारा थर्ड एप्लीकेशन क्या है, थर्ड यूजेस क्या है? डिड्यूसिंग रिलेशन। हमें रिलेशन डिड्यूस करना है। और एक बच्चा ऐसे सोच रहा है कि क्या टाइम पीरियड इस सारी चीजों पर डिपेंड करता है? क्या पेंडुलम का मास पे डिपेंड करता है? क्या पेंडुलम का लेंथ पे डिपेंड करता है? क्या ग्रेविटी पे डिपेंड करता है? ऐसे सोच रहा है। वो बात तो क्लियर हो चुकी है, ग्रेविटी पे तो डिपेंड करेगा। बिना ग्रेविटी में ऑसिलेट करेगा क्या? हाँ, सोचो आप। अगर ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है तो कौन से पावर पे डिपेंड करता है? ये सारे सवाल आपके मन में आ सकता है। आप देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? इस पेंडुलम को देख रहे हैं, और देखते देखते आपके मन में ये सवाल आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन आ रहा है? कि टाइम पीरियड, पेंडुलम का टाइम पीरियड किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है? कौन सा? क्या वो लेंथ है? क्या वो मास है? क्या वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है? छोटा जी है ना? अच्छा, अगर डिपेंड करता है तो उनके कौन से पावर पे डिपेंड करता है? लेंथ के कौन से पावर पे डिपेंड करता है? मास के कौन से पावर पे डिपेंड करता है? जी के कौन से पावर पे डिपेंड करता है? ये सारे जो क्वेश्चन हमारे मन में अभी पुटअप हो रहा है, उसको डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यही तो थर्ड यूजेस है। थर्ड यूजेस क्या है? टू रिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, दैट मीन्स टाइम पीरियड, ग्रेविटी, मास, लेंथ, इन सब के बीच में रिलेशन क्रिएट करना, ये डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड यूजेस है। ओके, चलिए हम स्टार्ट कैसे करेंगे? पहला चीज है, हम तो अनसर्टन है ना, हमको पता नहीं है कि टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है और कौन से पावर पर डिपेंड करता है। इसलिए बेटर होगा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप रैंडमली शुरू कीजिए। रैंडमली का मतलब क्या है? ऐसा लिख लीजिए कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, मास की पावर ए, एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी, ऐसे लिख देंगे। एबीसी क्या है? एबीसी हमारे लिए अननोन है। अरे हमें पता नहीं ना कि मास की कौन से पावर पे डिपेंड करता है, हमको पता नहीं है। इसलिए यहाँ पे ए बी सी ये उनकी पावर है, जिसको हम डायमेंशंस बोलते हैं। याद है आपको? ये उनकी पावर है, और ये पावर हमारे लिए अननोन है, हमें वही चाहिए, उसको हमें डिराइव करना पड़ेगा। आप समझे बात को? यस। सो क्योंकि हमें नहीं पता कि मास का कौन सा पावर पे डिपेंड करता है, लेंथ का कौन सा पावर पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने एबीसी मान लिया। और हम क्या करेंगे? कुछ मेथड्स बनाएंगे, कुछ प्रोसेस बनाएंगे जिसमें आप एबीसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? देखिए, टी इज द टाइम पीरियड। अगर मैं यहाँ पे सारे डायमेंशंस पुट करता हूं तो यहाँ पे टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा? m0, l0, t1। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है? ये टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला है। इस प्रोपोर्शनल टू मास की पावर है तो m की पावर a लिख देंगे। लेंथ, देखो हम इसको डायमेंशनल एक्सप्रेस कर, लेंथ को कैपिटल L की पावर b। g क्या है?
जी है एक्सेलरेशन, है ना, जी एक्सेलरेशन, ठीक है। सो दैट मीन्स यहाँ पे T1 प्रोपोर्शनल टू मास की पावर ए है, तो m की पावर a समझ में आ गया। सो लेंथ क्या है, कैपिटल की पावर b, g का डायमेंशन क्या है, L1 T-2 की पावर c, है ना। देखो बेटा g क्या है, g का मतलब क्या है, यस ये तो आप पढ़ चुके हैं स्कूल में। छोटा g का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पढ़ा है क्या नहीं? याद है क्या नहीं? छोटा जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन है, वो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हो या इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेलरेशन हो, किसके भी एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन का बात करेंगे ना, तो आपको एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। सो छोटा जी को एक्सेलरेशन मानेंगे, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, L1 T-2, है ना। इसलिए मैंने एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला पुट किया, और उसके होल की पावर क्या है, c है। तो दैट मीन्स आपको इस मेथड में अगर आपको रिलेशन डिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। समझ पा रहे हैं? इसको ध्यान में रखिए। अभी देखिए ये क्या हो जाएगा। सो दैट मीन्स m0 L0 T1 इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, m की पावर क्या आएगा, a आएगा, l की पावर b आएगा, और उसको थोड़ा सा ना कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। इसको और आगे कैलकुलेशन करेंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा l की पावर c, क्योंकि l की पावर 1 होल की पावर c, l की पावर c, t की पावर कितना आएगा, -2c। देखिए t की पावर -2c, तो फिर फाइनली क्या हो गया, m टू द पावर a, l की पावर b प्लस c एंड t की पावर -2c। ओके बेटा, इस तरीके से करना पड़ता है। सो m0 L0 T1 समझ पा रहे हैं? बस अभी हमें क्या करना है, पावर को पावर से कंपैरिजन करना है, ठीक है, क्योंकि ये कि इक्वेशन है। सो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड के पावर और राइट हैंड साइड के पावर को इक्वल करना चाहिए, ठीक है। सो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, मास का मास के इक्वल करेंगे, लेंथ का पावर लेंथ से इक्वल करेंगे, है ना। सो मास की पावर मास से इक्वल करेंगे। इसका मतलब क्या है, जब हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें ये लिखना पड़ेगा कि a इज इक्वल टू 0, है ना। ए मास की पावर के a है और यहां पे मास की पावर के 0 है, तो a इज इक्वल टू 0, समझे। उसी तरीके से जब आप लेंथ को लेंथ से कंपैरिजन करोगे, लेंथ को लेंथ से कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहां पे l की पावर क्या है, b प्लस सी। सो b प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो l की पावर b प्लस सी और यहां पे l की पावर 0 है, ठीक है ना। सो क्या आएगा, b प्लस सी 0। फिर आखिरी में हम t की पावर को कंपैरिजन करेंगे। सो t की पावर जब कंपैरिजन करोगे सो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। t की पावर को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे -2c और यहाँ पे 1 है। सो -2c इज इक्वल टू 1। ये तीनों इक्वेशन आपको मिलेगा। वैसे भी यहाँ पे कितने अननोन है, 3 अननोन है और 3 अननोन और 3 इक्वेशन, बस ये तो आप स्कूल में पढ़े हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो a0 है, a0 है, -2c अगर 1 है सो दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1/2, नहीं -1/2, ठीक है। तो a मिल गया, c मिल गया, b भी मिल गया। अगर a 0 है और c -1/2 है, इसको यहाँ पे पुट कर दें। सो देयरफॉर b प्लस c क्या था, 0 था, विच इंप्लाइज दैट b c कितना मिला, -1/2 इज इक्वल 0। तो दिस इंप्लाइज दैट b कितना मिल गया, हाफ, करेक्ट। सो फाइनली a 0 मिला और b हाफ मिला और c -1/2 मिला, समझे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। ओके, तो फाइनली आपको मालूम पड़ गया तो किस तरीके से हम रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ऑब्जर्व किए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चीज को लेके काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो ये कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम क्या है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अभी खत्म नहीं हुआ, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो फाइनली चलिए इस सबको मैं मिटा लेता हूं यहां से। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, आपको ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, है ना। सो प्रोपोर्शनल टू मास की पावर क्या था, ए था, लेंथ की पावर बी माना था, जी की पावर सी माना था। तो हमने जो माना था, जो हमने इसको एज ए अननोन माना था, वो सारे अननोन अभी निकल चुके हैं ना। और कैसे निकल चुके हैं, सबके डायमेंशन पुट किया ना, पुट की कंपैरिजन किया ना, सो पुट किया, कंपैरिजन किया, तो सारे अननोन मिल गए, है ना। चलिए कोई बात नहीं। सो दिस विल बी, सो टी इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर 0, क्योंकि ए आपको 0 मिला है। एल की पावर बी, अरे बी कितना मिला, बी मिला हाफ, है ना, एल की पावर हाफ। जी की पावर सी कितना मिला, सी मिला -1/2, तो यहाँ पे -1/2 को पुट कर लेते हैं। सो दैट
टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। अरे अरे इसका मतलब क्या इसका मतलब है जो टाइम पीरियड है ना वो मास पे डिपेंडेंट नहीं कर रहा है। किसका टाइम पीरियड? पेंडुलम का। पेंडुलम जो ऑसिलेट हो रहा है देखो यूं ऑसिलेट हो रहा है, इधर जा रहा है उधर आ रहा है, इधर जा रहा है उधर आ रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड मास पे डिपेंडेंट नहीं है, मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। किस पे? क्यों? क्योंकि मास की पावर 0 आ गया है, सो मास पे कोई डिपेंडेंस नहीं है। किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। एल की पावर हाफ अपॉन जी की पावर हाफ, ऐसे लिख सकता हूं। यस हम बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस नीचे आके प्लस हो गया है, सो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल बाई जी। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट एल बाई जी, या टाइम पीरियड इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इंटू अंडर रूट एल बाई जी। सो के इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। देखो तो फाइनली हमें ये रिलेशन हमने डिराइव कर लिया, ये वाला रिलेशन हमारे सामने आ गया है। देखिए फाइन, तो ये कि इंपॉर्टेंट यूजेस है डायमेंशनल एनालिसिस का, ओके। और इसका जो इन्वॉल्वमेंट है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। कहीं पे भी अगर आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना तो इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए, बिकॉज आप लोग जो अभी 10 से 11 को जा रहे हो ना, इसलिए आपको छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जहाँ पे नया नया चीज़ें हो रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं। प्रॉब्लम आना कोई गड़बड़ बात नहीं, प्रॉब्लम आना कोई इननेचुरल नहीं, ये नेचुरल है ना। ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अगर छोटे बड़े प्रॉब्लम आ गया उसको क्लियर करते रहना, क्लियर करो फिर आगे बढ़ो। क्लियर नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आपका बढ़ जाएगा, है ना। कोई बात नहीं, चलिए। सो दैट मीन्स किस तरीके से हमने रिलेशन डिराइव किया। सिचुएशन क्या था? पेंडुलम। पेंडुलम क्या है? इधर जा रहा है उधर आ रहा है, इधर जा रहा है उधर आ रहा है, ऐसे करता जा रहा है। क्यों करता जा रहा है? ग्रेविटी की वजह से कर रहा है ना। इसलिए हमके शुरू से मालूम पड़ गया था ग्रेविटी पे तो डिपेंडेंट करेगा, है ना। हम कैसा लग रहा था कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का मतलब क्या है? जाना आना जो टाइम लगता उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। जाने को आने को जो टाइम लगा, चला गया वापस आया, जो टाइम लगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। वो टाइम पीरियड किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? ऐसे हमको लग रहा था कि शायद मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे करता है, जी पे करता है, ऐसे लग रहा था। हम अनक्लियर थे, हम अनसर्टन थे, इसलिए हमने ना तीनों वेरिएबल डिफाइन कर लिया, उनके पावर को एबीसी मान लिया, फिर सबके डायमेंशन पुट करते गए, इसको सॉल्व किए। मास के पावर को मास की पावर से इक्वल किया, लेंथ के पावर को लेंथ के पावर से इक्वल किया, टी के पावर को टी के पावर से इक्वल किया, उसे 3 इक्वेशन बन गया, 3 अननोन, 3 इक्वेशन सॉल्व कर दिया और फाइनल आपके सामने रिलेशन है। सो दिस इज हाउ वी कैन डिड्यूस द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर? यस। चलिए, तो ये एक बहुत बड़ा चीजें आपको समझ में आ गया। दैट मीन्स यहां पे हम तीनों यूजेस और एक बार स्टार्टिंग से बताते हैं। फर्स्ट यूजेस क्या हुआ आज के क्लास में? फर्स्ट यूजेस क्या बताया गया है? यस, फर्स्ट यूजेस क्या है? होमोजेनिटी। फर्स्ट यूजेस क्या है? होमोजेनिटी इन अ फिजिकल इक्वेशन इन डायमेंशंस। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन अ फिजिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? एक फिजिकल इक्वेशन है, एक फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं, सबके डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यस। और सेकंड यूजेस क्या हुआ कि हम एक फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है ना उसको एक सिस्टम से और एक सिस्टम को कन्वर्ट कैसे करें। ओके, जैसे हमने आज एग्जांपल कौन सा लिया? प्रेशर लिया। प्रेशर का एसआई सिस्टम में यूनिट को डिफाइन किया क्या? पास्कल। प्रेशर का सीजीएस सिस्टम में यूनिट डिफाइन किया क्या? सीजीएस प्रेशर। और हमने इन दोनों को रिलेट कर लिया कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 सीजीएस प्रेशर। आज कैसे किया हमने? यस, वहां पर भी हमने डायमेंशन का यूजेस देखा। और थर्ड तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम आपस में रिलेट करते हुए देखें। मैं यहीं पे आपको ना एक होमवर्क दे देता हूं, ओके। उस होमवर्क को आप अच्छे से ट्राई कीजिए और मुझे सोल्यूशन भेज दीजिए, ओके। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से लिख लेना, वीडियो को रोक के पॉज करके आप लिखना जरूरी है, नोट करना बहुत जरूरी है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसको लिखना बहुत जरूरी है। लिखोगे तभी आप बाद में रिवाइज कर पाओगे, तभी आपको टेस्ट का टाइम वो सारे नोट्स आपको हेल्प करेंगे, है ना। और होमवर्क बुक जो है, होमवर्क बुक में ज्यादा से ज्यादा जो पेजेस भरना चालू करो, है ना। होमवर्क बुक जो है इसको खाली मत रखो, रोज रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करते रहना चाहिए, है ना। खाली थ्योरी होने से कुछ नहीं होता। फिजिक्स में तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस में स्कोर नहीं आते। बच्चे बोलते हैं अरे हमको सब समझ में आया, सब कुछ हुआ, फिर हमको स्कोर नहीं आ रहा है। स्कोर कैसा आएगा? आप जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना आप इसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे। चलिए, ये होमवर्क आपको दे देते हैं, इसको घर में सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक फोर्स को लेके है, उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स।
उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको हम F में डिनोट कर देते हैं, करेक्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो रिलेशन है वो आपको डिड्यूस करना है। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू m की पावर x दिया है, v की पावर y दिया है, r की पावर z दिया है। थोड़ा सा मैं आपको ना इसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम कुछ बच्चे सुनते हैं, स्कूल में भी सुनते हैं। ये कौन सा फोर्स है? फोर्स भी अलग अलग टाइप का है ना। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है पता है आपको? यस, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। ये जो आर दिख रहा है ना, ये एक्चुअली सर्कल का रेडियस है, ये उस पार्टिकल का मास है, ये पार्टिकल का क्या स्पीड है। सोचो, जैसे ये अगर अर्थ है, मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, धरती है ना। सो धरती के चक्कर कौन लगा रहे हैं? धरती को गोल गोल कौन घूम रहे हैं धरती के अराउंड? यस, एक सैटेलाइट। देखो, एक सैटेलाइट जो है ये अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, बढ़िया नहीं? ये सब लोग जानते हैं। सैटेलाइट में तो काफी दिलचस्पी होगा आप लोगों का, है ना, स्पेस फिजिक्स, मजा आता है। यस, देखो ये है एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट का मास क्या है? स्मॉल है, स्मॉल एम में, जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कल का जो ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट, उसका रेडियस क्या आर है। और ये ना जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, हम प्लैनेट को पार्टिकल बोल सकते हैं इस केस में। तो प्लैनेट जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका स्पीड को भी ले लेते हैं। तो क्या है कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स में ये सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। तो प्लैनेट जो है इस सैटेलाइट को खींच रहा है, मालूम है ना? यस, तो ये फोर्स किस तरफ है? टुवर्ड सेंटर है क्या नहीं? है क्या नहीं? यस, ये जो फोर्स टुवर्ड सेंटर है उसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है कुछ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ऐसा लगता है। ये भी हमारा गेस वर्क है, ऐसा लगता है। या आपको क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में कभी दे देता है ना। ऐसा लगता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है, जो प्लैनेट घूम रहा है उसका मास पे डिपेंड करता है, या जो सैटेलाइट घूम रहा है उसका मास पे डिपेंड करता है, उसका स्पीड पे डिपेंड करता है, सर्कल का रेडियस पे डिपेंड करता है, और इस तरीके से डिपेंड करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, इफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस है ना, देन कैलकुलेट the values of x, y and z। ये तीनों का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। ये क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करके बाद सॉल्यूशन मेरे पास भेज दीजिए। ये होमवर्क आपको मिल गया है? यस। चलिए, उसके बाद अभी देखिए सारे यूजेस हो गया है। एक छोटा सा लिमिटेशन है, और एक लिमिटेशन है। मैंने आपको फर्स्ट लिमिटेशन बता चुका हूं, है ना। इस होमवर्क को नोट कर लीजिए। और एक लिमिटेशन आपने अभी भी ऑब्जर्व किया होगा कि हमने अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया था। हम अभी भी देखो ना सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोपोर्शनल टू लिख रहे हैं, है ना। अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज इक्वल के इनटू अंडर रूट एल बाई जी। याद है? अभी हमने डिराइव किया, है ना। ये जो के है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसके बारे में सोचिए। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सोचो, ये जो हमने डिराइव किया रिसेंटली, तो इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है? क्या हम डायमेंशनल मेथड के द्वारा इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। दरअसल क्या होता है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है ना, जो डायमेंशन से उनके साथ मैग्नीट्यूड का कोई रिलेशन नहीं है। तभी तो आपको बोला गया कि 80 स्क्वायर का डायमेंशन और हाफ 80 स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। भी आपने किया ना? यस। अगर मैं लिखूंगा 10 न्यूटन या 20 न्यूटन, दोनों का डायमेंशन क्या आएगा? सेम आएगा। डायमेंशन तो सेम आएगा। मैं 10 लिखूं 20 लिखूं, क्या फर्क गिरता है? सो डायमेंशन जो है वो प्योरली फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मतलब फिजिकल क्वांटिटी का जो नेचर है उसको रिलेट करता है, और उसका जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, जो मैग्नीट्यूड है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे 10 हो जाए या 20 हो जाए, डायमेंशन तो सेम ही आएगा। 10 हो जाए या 20 हो जाए, डायमेंशन किसका आएगा? फोर्स का आएगा। और फोर्स का डायमेंशन क्या है? m1 l1 t-2। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ पा रहे हो?
मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप 10 न्यूटन लिखो या 20 न्यूटन लिखो, दोनों का डायमेंशन तो सेम आएगा। 10 न्यूटन भी फोर्स है, 20 न्यूटन भी फोर्स है, आएगा क्या नहीं? यस। आप वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी लिखो या चेंज इन वेलोसिटी लिखो, डायमेंशन क्या आएगा? सेम आएगा। दोनों का डायमेंशन क्या आएगा? वेलोसिटी का ही आएगा। और वेलोसिटी का क्या है? L1 t-1। अब समझिए बात को, वेलोसिटी लिखे या चेंज इन वेलोसिटी लिखे, उसे कोई फर्क नहीं गिरता। वेलोसिटी लिखो या उसका चेंज लिखें, उसे कोई फर्क नहीं गिरता। इसका जो डायमेंशन आएगा, वेलोसिटी का जो डायमेंशन आएगा, चेंज इन वेलोसिटी का भी वही डायमेंशन आएगा, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। आप 10 न्यूटन लिखिए या 20 न्यूटन लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं गिरेगा, नंबर से कोई फर्क नहीं गिरता, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन आएगा। ये वेलोसिटी इन्वॉल्व हो गया तो वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा। या एवरेज वेलोसिटी मैं लिखूंगा, एवरेज वेलोसिटी, तो डायमेंशन क्या आएगा? एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में कुछ भी लिखो, डायमेंशन क्या आएगा? सबका सेम आएगा, वेलोसिटी का ही आएगा। तो ये कि इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप ध्यान में रखना। इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ नोट करने के लिए। सो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, सबका डायमेंशन वेलोसिटी का आएगा। कोई कितने भी फोर्स हो जाए, फोर्स का डायमेंशन आएगा या नहीं? इसलिए क्या हो रहा है, ये जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, लिमिटेशन ये है कि प्रोपोर्शनली कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू क्या होगा, ये डायमेंशनल एनालिसिस से डिटरमाइन नहीं हो सकता। ओके, सो के कुड नॉट बी डिटरमाइंड, दैट मींस के या वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के cannot be determined, value of k cannot be determined by क्या? dimensional method, cannot be determined by dimensional method, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेशन है, ये वन ऑफ द लिमिटेशन है। ये मैं आपको कौन सा लिमिटेशन बताया? ये सेकंड लिमिटेशन बता रहा हूं, है ना, ये सेकंड लिमिटेशन है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट लिमिटेशन क्या था, वो तो मैं पहले से बता चुका हूं, अब जानते हैं ना? यस, फर्स्ट लिमिटेशन क्या था? वो जो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर, वो बोला था कि वहां पे हाफ हो या ना हो, कंफ्यूजन हो जाता है ना, हाफ हो या ना हो, डायमेंशनली तो करेक्ट है, डायमेंशनल तो दोनों करेक्ट है, याद है ना आपको? वो बोला जो है वो फर्स्ट लिमिटेशन है। तो फर्स्ट लिमिटेशन पता चल गया, सेकंड लिमिटेशन पता चल गया। सेकंड लिमिटेशन क्या पता चल गया कि जब भी हम कोई फिजिकल रिलेशन डिड्यूस करते हैं, उस फिजिकल रिलेशन में जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है, उस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिटरमाइन नहीं कर सकते। वो अलग अलग तरीके से डिटरमाइन होता है। आप पूछोगे कैसे डिटरमाइन होता है? वो कई बार एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन होता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके उसको डिटरमाइन किया जाता है, बट डायमेंशनल मेथड से हम के डिटरमाइन नहीं कर सकते। सो दिस इज द सेकंड लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में आ रहा है? ठीक है, अब क्योंकि डायमेंशन का मोस्ट ऑफ द चीजें आपको लर्न हो गया है, सो फाइनली हम कुछ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कर दूंगा ना, क्वेश्चन करने के बाद क्या होगा कि आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके ही कॉन्फिडेंस आपको बढ़ेगा। एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू कर देते हैं। तो अभी तक हम इस चीजों को समराइज भी कर लेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस बेटा समझ में आया, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशंस क्या है, वो सारे मालूम हो गया है। आपको ये भी मालूम पड़ा कि इस फिजिक्स में या साइंस में कई सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अभी निकालना डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज आप सारे चैप्टर्स पढ़े नहीं हो ना। ऑप्टिक्स का जो क्वांटिटी आएगा आपको नहीं पता होगा, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता था, मैं आपको बता दिया, है ना। कुछ चीजें आपको पता नहीं था, वो भी मैं आपको बताया, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बताया, ये सब चीजें आपको शायद पता नहीं था पहले से। कोई बात नहीं, इसलिए कई सारे नया चीजें भी आपको ध्यान में आएगा, उसको आप सीखिए, उसको सीखने का मूड में रहिए, है ना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं या छोटा सा एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है कि आपको ना एक इक्वेशन दिया है, आपके इक्वेशन क्या दिया है, F इजिकल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ऐसे दिया है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, इस तरीके से दिया है। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके,
व्हाट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड क्या बी, ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ऐसे पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, आपको ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी नहीं आता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जेई हो नीट हो, घुमा फिरा के तो क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आपको घुमा फिरा के सोचना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से सोचोगे तो नहीं होगा वो। देखो एक इक्वेशन दे दिया, एफ क्या है फोर्स है, टी क्या है टाइम है, एफ क्या है फोर्स और टी इज टाइम। तो अगर ऐसे दिया है तो आप कैसे करोगे, टी क्या है टाइम है, बताओ बेटा क्या करेंगे आप, कोई बता सकता है? इसके लिए हम कौन सा यूजेस यूज करेंगे? यस, फर्स्ट यूजेस यूज करेंगे। आज हमने जो किया था फर्स्ट यूजेस किया था, एक इक्वेशन अगर दिया है उसमें सभी टर्म के डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यस, बिल्कुल आप सही सोचे। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें 3 टर्म है, देखा आपने, 3 से ज्यादा नहीं है। टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में अलग नहीं किया जाता, टर्म्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग किया जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन, 1 2 3, तीनों टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन डायमेंशन बोलते हैं ना। यस, तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आज का जो पहला यूजेस था उसको हम यूज कर रहे हैं। तो फोर्स का डायमेंशन मतलब ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट देना, मतलब उसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना, ऐसे सिंबलिक फॉर्म दिया जाता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होना चाहिए किसके साथ, एटी के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ। ऑल्सो इक्वल होना चाहिए किसके साथ, बीटी स्क्वायर जो टर्म है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ। मैंने तीनों टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों को अलग अलग क्यों लिखा, यहां पे अलग अलग में डायमेंशनली लिखा। आप समझे क्या? मैं ऐसे नहीं लिख सकता f इजिकल टू ए टी इजिकल टू बी टी स्क्वायर, बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको शेयरिंग कर रहा हूं। क्या इसमें डिफरेंस नहीं है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं अगर ऐसे लिखूंगा ये तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे लिखना नहीं चाहिए, पर हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने का मतलब क्या है, हम वहां पे एक एक टर्म को ध्यान दे रहे हैं, एक एक टर्म को एनालिसिस कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके साथ इक्वल है और इसके साथ इक्वल है। दैट मीन्स तीनों जो टर्म है इस इक्वेशन में क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड एक टर्म है, राइट हैंड साइड 2 टर्म है, बट सभी टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं कदाई ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा आप लिख सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते, ऐसा हम लिख नहीं रहे हैं। हमारे लिखने का मतलब क्या है, डायमेंशनल मतलब है, हमारे लिखने का प्योरली डायमेंशनल मतलब है, करेक्ट? तो ऐसा लिखा जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं, 1 बाय 1 स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको ए का डायमेंशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, फोर्स का डायमेंशन इज इक्वल टू एटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, ऐसा आप लिख सकते हैं। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसलिए ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ पा रहे हैं? बहुत ही आसान तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट यूजेस को हम यूज कर रहे हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1, अब आप लिख लीजिए, है ना, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 l1 t-2, ओके, होल डिवाइडेड बाय t1। ये 1 ऊपर चला गया तो आपको क्या मिलेगा, m1 l1 t-3। ये है ए का डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो ऐसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट देके लिख रहा हूं, है ना, सो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। वंस ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया तो बी का निकाल सकते हैं। चलिए इस तरीके से ए का निकाला, फिर किस तरीके से बी का निकालोगे, आप ही बताओ, आप ही बताइए, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लीजिए। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू बीटी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, दिख रहा है आपको? यस, तो यहां से बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बाय टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t-2 है, होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो क्या मिल गया, m1 l1 t-4, ये है बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको एक इक्वेशन दे देंगे, ओके, समझ पा रहे हैं ना, उस इक्वेशन में कुछ अननोन दे देंगे और उनका डायमेंशनल फॉर्मूला